उसका आधार क्या है? उसका आधार है प्रपोजल फॉर्म। जो प्रपोजल फॉर्म साइन किसने किया है? आपने। उसकी बात करने जा रहा हूं। इंश्योरेंस एजेंट जितने आए ना पीछे, किसी ने बात की, किसी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का बेस है वो एग्रीमेंट है। उसकी बात करने जा रहा हूं सर। आप जितना आपके लिए एक वकील इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए कोई भी एक कंसल्टेंट इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस का कंसल्टेंट। तो उन वाले इंश्योरेंस एजेंट और उन एलआईसी एजेंट से मुझे कंपेयर मत करना। आपके शब्दों में ये बात आ जाएगी। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया खैर समझाना। अभी चलो बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट और बिता लेता हूं आपके साथ, फिर देखो आपके शब्दों में ये बात कैसे आती है। ऐसी ही बात आएगी। कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया, एग्रीमेंट लिख लिया, तो एग्रीमेंट क्या चीज होती है? आपका प्रपोजल फॉर्म। तो आपका प्रपोजल फॉर्म जो है, ये प्रपोजल फॉर्म क्या है? ये प्रपोजल फॉर्म, मैंने एक एलआईसी का फॉर्म उठा लिया, ये प्रपोजल फॉर्म है वो एग्रीमेंट जिसको साइन किया किसने? उस बंदे ने, और कंपनी को दे दिया। इसके बेस पे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। किसके बेस पे? इसके बेस पे। तो और इसमें इस प्रपोजल फॉर्म में सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा गया। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैं, जो 5 प्रिंसिपल मैंने बताए, इनमें से 2 प्रिंसिपल तो आपके इंश्योरेंस के काम आएंगे, 3 भी आ जाएंगे। लास्ट के 2 तो सिर्फ एक लाइन में 1 मिनट में आपको बताऊंगा, लास्ट के 5 मिनट में, क्योंकि वो रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस से के नहीं है, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। बट मैंने कहा जब सिखाई रहे हैं तो वो भी सिखा दूं, ठीक है? तो 5 प्रिंसिपल आपको सिखाए जाएंगे। तो इसमें से 3 के ऊपर, 2 के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर इनमें से एक भी प्रिंसिपल मिसिंग है तो यानी कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो वॉइड हो गई। अब आपको एक गहरी बात बताता हूं। पहला सेशन अटेंड कर रहे हो बीमा गुरुकुल का, आज तक आपने और आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट इशू किए हैं, जितने भी प्रपोजल फॉर्म इशू किए हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं, जितने भी लोगों का इंश्योरेंस किया है, उनमें से एक भी पॉलिसी बॉन्ड, एक भी कॉन्ट्रैक्ट में या एक भी एग्रीमेंट में अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुए होंगे तो वो पॉलिसी बेकार है, उसमें क्लेम नहीं मिलेगा। समझ में आया? और हम कहते हैं जी हम तो इंश्योरेंस बेचना जानते हैं। इंश्योरेंस बेचना बहुत आसान काम है, इंश्योरेंस खरीदना भी बहुत आसान काम है। इंश्योरेंस की नॉलेज रखना, इंश्योरेंस को समझना मुश्किल है। ये स्टेटमेंट लिख लेना। मैं क्लाइंट के सामने कई बार बोलता हूं कि सर इंश्योरेंस को खरीदना भी बहुत आसान है, इंश्योरेंस को बेचना भी बहुत आसान है, इंश्योरेंस को समझना मुश्किल है। आज इतने साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिताने के बाद, इतनी मल्टीनेशनल्स में काम करने के बाद, इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद, इतने सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग देने के बावजूद भी मैं सीख रहा हूं। और आप बात कर रहे हो कि वो एक पॉलिसी, जी दूसरा इंश्योरेंस एजेंट भी आके आपको पॉलिसी करता है और कुछ डिस्काउंट दे देता है। क्या कंपैरिजन है सर? इंश्योरेंस का आई भी, सर सॉरी मैं ये शब्द बोल रहा हूं, इंश्योरेंस का आई भी लोगों को नहीं पता और लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं सामने वाले के दिमाग के साथ। देखो अब आपको मैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूं। सामने वाले के, और मैं बहुत ब्लंट रहूंगा इस पूरे 26 हफ्तों में, क्यों? क्योंकि मैं इंश्योरेंस एजेंट के बीच में बैठा हूं, मैं कॉमन पब्लिक के बीच में नहीं बैठा। तो आपको बड़ी क्लियर तरीके से समझाऊंगा, जैसे एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने सेल्स के लोगों को सिखाया जाता है। अल्टीमेटली सेल्स एक आर्ट है, और सेल्स में आपकी जुबान क्या काम कर रही है, जो राम जेठमलानी कर रहा है, जो या कर रहे थे, या फिर जो कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर करता है, जो बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, वो सिर्फ जुबान से खेलना जानता है, सामने वाले के दिमाग में अपनी बात को ठहराना जानता है, उसके दिमाग में अपनी एक इमेज बनाना जानता है, और इमेज बनती है शब्दों से। तो हमने क्या बोला, सर इंश्योरेंस बेचना भी आसान है, खरीदना भी आसान है, इंश्योरेंस को समझना मुश्किल है। इंश्योरेंस का आई भी लोगों को नहीं पता और लोग इंश्योरेंस बेचे जा रहे हैं। और इतने साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिताने के बावजूद भी मैं सीख रहा हूं। अब हमने प्रमोशन भी कर दी अपनी, और साथ ही साथ बता दिया फिर भी हम इंश्योरेंस सीख रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं सर? डू यू नो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसके वो जिस एग्रीमेंट के बेस पे बना है, उसमें ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो भी।
और इतने साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिताने के बावजूद भी मैं सीख रहा हूं। अब हमने प्रमोशन भी कर दी अपनी और साथ ही साथ बता दिया, फिर भी हम इंश्योरेंस सीख रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं सर? डू यू नो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना अभी तो उसके पैर थोड़े थोड़े कांपने शुरू हुए हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है, क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको भी लग रहा होगा है ऐसा कौन से प्रिंसिपल हैं जो फॉलो नहीं हुए होंगे तो क्लेम नहीं मिलेगा। आपके भी धीरे धीरे हल्के हल्के से पैर कांपेंगे, बट घबराना मत, मैं हूं ना, डोंट वरी, ठीक है। तो भाई क्या है वो प्रिंसिपल्स, आओ डिटेल में समझाता हूं और आपको चीजों में आगे लेके चलता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब नाम से कुछ तो समझ आ रहा होगा, अटमोस्ट गुड फेथ। और अटमोस्ट गुड फेथ को समझने के लिए आपको जो शब्द समझने की जरूरत है वो शब्द है दोस्तों, इस पूरे के पूरे शब्द के बाइफरकेशन में, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ, यहां पे एक लाइन याद कराता हूं, अब आपको पता चलेगा वो लाइन क्यों है। आपने हर जगह पे, हर एडवर्टीजमेंट में, पीबीआर में, आईआरडीए में, किसी कंपनी के किसी भी एड में, कोई प्रोडक्ट में नीचे एक लाइन लिखी हुई या बोलते हुए देखा होगा, इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। क्या मतलब होता है इसका, है ना? यानी कि इसकी डिटेल में और भी मतलब होते हैं, बट एक मेन चीज को समझो कि आग्रह की विषय वस्तु है। आग्रह मतलब हमने आग्रह किया। आग्रह किसने आग्रह किया? मैंने। किसको आग्रह किया? इंश्योरेंस कंपनी को। तभी इसका नाम क्या होता है? प्रपोजल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि प्रपोज किया मैंने, मानना नहीं मानना किसके हाथ में है? इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है। अप्लाई किया मैंने, मानना नहीं मानना किस, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कंपनी। इसीलिए जब डिवीजन से याद करो, जब केसेस के अप्रूवल आते हैं तो क्या लिखा होता है? एक्सेप्टेड एट ओआर लिखा होता है, नहीं लिखा होता? आज आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ में आएंगी, छोटी छोटी मजा आएगा आपको। अरे सर ऐसा होता है, इस वजह से होता है। इस वजह से होता है क्योंकि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है। किसके बेसिस पे एक्सेप्ट हो रहा है? इस एग्रीमेंट के बेस पे एक्सेप्ट हो रहा है। इस एग्रीमेंट में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे साइन किया है उस आदमी ने कि भाई मैं ये सारी चीजों में मैंने सच बताई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जब इस प्रपोजल फॉर्म के बेस पे केस को एक्सेप्ट किया तो उसने क्या किया? उसने फेथ किया। किस पे? क्लाइंट पे। क्या किया? गुड फेथ किया। क्या सिर्फ गुड फेथ किया? नहीं, बहुत बड़ा ब्लाइंड फेथ किया, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ। बहुत बड़ा ब्लाइंड फेथ किया, यानी कि अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ पे काम कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी अटमोस्ट गुड फेथ पे काम कर रही है दोस्तों। और अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई साहब हमें नहीं पता कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे नहीं हो। हम तो एक बात जानते हैं कि आपका प्रपोजल फॉर्म हमारे पास आया। इस प्रपोजल फॉर्म में इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। इस प्रपोजल फॉर्म में मैंने पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस माना। पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या? इंश्योरेंस ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। तो एटमोस्ट गुड फेथ को मैंने माना और मानने के बाद मैंने आपका केस एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया। अब ये एटमोस्ट गुड फेथ क्यों कहलाता है? क्योंकि एटमोस्ट गुड फेथ के साथ ही एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं कैवीट एम्प्टर। लिख लो इसको, क्या कहते हैं? हिंदी में भी लिख लेना, कैवीट एम्प्टर। एम्प्टर, ठीक है, कैवीट एम्प्टर। अब क्या होता है ये कैवीट एम्प्टर? बड़ा फेमस सा टर्म है, ध्यान से समझ लो। ये सारी चीजें आपके काम आएंगी अगर इन शब्दों को यूज करोगे तो पैसा ही पैसा कमाओगे, भर भर के पैसा कमाओगे। इतना पैसा कमाओगे कि अभी आप एहसास नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए नोट करते चलो। कैवीट एम्प्टर, तो क्या होता है ये कैवीट एम्प्टर? तो कैवीट एम्प्टर जैसे कि आपको अभी इमेज में भी नजर आ रहा होगा कि कैवीट एम्प्टर में क्या होता है। कैवीट एम्प्टर को बायर बिवेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? अगर आप कोई टमाटर खरीदने के लिए गए हो, प्याज खरीदने के लिए गए हो, आलू खरीदने के लिए गए हो, बैंगन खरीदने के लिए गए हो, तो आपके पास ऑप्शन है। एक कस्टमर के पास जो उसे खरीद रहा है उसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो ठोक बजा के चेक कर सकता है, भाई ये टमाटर गला हुआ तो नहीं है,
ये सड़ा हुआ तो नहीं है, इसमें कहीं कीड़े तो नहीं लगे हुए भाई, इसमें कहीं ये दबा हुआ तो नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें कहीं थोड़े होल छेद तो नहीं बने हुए, काला तो नहीं हो रखा। ये सारी चीजें वो ठोक बजा के दबा के चेक कर सकता है, इसको कहते हैं ठोक बजा के चेक कर लेना, कैविट एम्प्टर। बट जब इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आती है तो वहां ठोक बजा के क्या चेक करोगे? एक आदमी जो LIC की ब्रांच में या इंश्योरेंस, आप कई सारे लोग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से भी हैं, तो जब मैं LIC यूज करूं तो समझना जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो जिस LIC या जिस भी कंपनी में लोग हैं, वहां पे जो अंडरराइटर है, जो मैडम बैठी हैं, सर बैठे हैं, ये जो मैडम सर हैं, ये किसके बेस पे डिसीजन ले रहे हैं? इसने तो ठोक बजा के उस आदमी को देखा नहीं भाई जिंदा है या नहीं है, ये इसके हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, शरीर ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सारी चीजें ठीक है नहीं ठीक, उसको क्या पता? तो वो क्या कर रहा है? अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल का पालन कर रहा है। वो कहता है जी इंश्योरेंस में हमें ये रूल बता दिया गया कि वी हैव टू बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो अगर अटमोस्ट गुड फेथ से मैं डील कर रहा हूं तो ये सामने वाले की भी तो जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें सही बताएं। मैं आंखें बंद करके विश्वास कर रहा हूं, मैं अटमोस्ट गुड फेथ कर रहा हूं, मैं कैविट एम्प्टर की तरह ठोक बजा के चेक भी नहीं कर रहा, तो कम से कम इसकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी कैसे बनेगी? तो प्रिंसिपल ऑफ जो आपका गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई इस सामने वाले आदमी से रिलेटेड भी हम एक रूल बना देते हैं कि भाई आप तो इस पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हो, बट ये जो ट्रस्ट, ये जो गुड फेथ किया जा रहा है, ये किस बेसिस पे किया जाएगा? वो किया जाएगा इसके बेस पे ये जो इसने इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ये इंफॉर्मेशन सही देगा, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि मान लो आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो और जाने के बाद आपने बोला किसी क्लाइंट को कि सर आपकी पॉलिसी, उस पॉलिसी में सर आप चेक कीजिए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, और मैं आपको बता रहा हूं टोटल जितनी पॉलिसी आज तक इश्यू हुई है उसमें से 50% पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में कहीं ना कहीं कोई मिसरिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बताता हूं अभी मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब, चलो अगली स्लाइड में आएगा, मैं पहले बता देता हूं। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब कि किसी चीज को गलत रिप्रेजेंट कर दिया गया, यानी कोई इंफॉर्मेशन गलत दे दी गई, कोई झूठ बोल दिया गया। ठीक है, तो 50% पॉलिसी में मिसरिप्रेजेंटेशन पाई जाएगी। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन है तो क्लेम ना देने का पूरा अधिकार किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है तो ये कह सकता है कि सर मैंने तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को माना और इस आदमी की जो प्रपोजल फॉर्म में इसने इंफॉर्मेशन, जो रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने उसके बेस पे पॉलिसी इशू कर दी। अब पता चल रहा है ये तो गलत था, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो मिसरिप्रेजेंटेशन की थी। तो जैसे ही मिसरिप्रेजेंटेशन शब्द आ गया, इंश्योरेंस कंपनी को अधिकार है कि भाई साहब मैं क्लेम नहीं दे रहा, तुमने हमसे झूठ बोला, हमारे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का फायदा उठाए। अब देखो इसको भुनाना कैसे है। पहला प्रिंसिपल है भुनाना कैसे, बताता हूं। भुनाना ऐसे है कि जब आप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योर इसमें अटमोस्ट गुड फेथ में सामने वाले किसी क्लाइंट के पास पहुंचते हो और आप उसको बोलो कि सर आपकी पॉलिसी में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो कंप्लीट हुआ है, पूछिए अपने इंश्योरेंस एजेंट। तो हो सकता है वो अपने इंश्योरेंस एजेंट को फोन मिले कि भाई साहब आपने वो अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया था मेरी पॉलिसी में। हो सकता है अटमोस्ट गुड फेथ सुन के उसके कान खड़े हो जाएं, भले ही उसको पता नहीं होगा, बट वो सोचेगा यार अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि ये उससे रिलेटेड हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक ऐसा शब्द मैं आज आपको देने जा रहा हूं जिस शब्द को, जैसे मैंने आपको कैविट एम्प्टर तो ऐसे सिखा दिया, जो रियल शब्द आज का पहला जार्गन है। जैसे एक एडवोकेट के पास सेक्शन होता है, उसके पास वर्क केसेस होते हैं, केस स्टडीज होती हैं कि स्टेट वर्सेस रामलाल, ऐसा केस होता है। तो इस तरीके का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कुछ शब्द होते हैं, जैसे हर क्षेत्र में कोई शब्द होते हैं, उसी तरीके से आपको पहला शब्द देने जा रहा हूं जिसका नाम है क्या? उबेरिमा फायदीज। क्या नाम है? दोबारा आप लोगों के सामने लेके आता हूं और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। उबेरिमा फायदीज, दोहराओ मेरे साथ, अपने जुबान से दोहराओ।